हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2025 सेशन 1 22 जनवरी का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसके फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके मैं जितेश मोगरा जेएमआर सर आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे उन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आंसर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ वाला पोर्शन होता है उसके बाद में हम लोग जनरली जी से रिलेटेड कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिफरेंशिएटिंग रिलेशंस दिए हुए हैं एंड हमें ये बताना है वो किस किस के साथ मैच करेंगे। पहला ही सवाल देखने के हिसाब से थोड़ा सा डरावना है बिकॉज कई बार हमें डिफरेंशिएशन वाली चीजों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आता है। चलिए देखते हैं एक बार सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता था। देखिए दो केसेस में तो हमको डीजी का रिलेशन लिखना है, एक बार डीएच है एक बार डीयू इन्वॉल्व है। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए हम सेकंड लॉ के बाद कई बार बच्चों को जब गिब्स फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ये वाला रिलेशन लिखवा रहे होते हैं, दैट इज डीजी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, ये जो रिलेशन है अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग बिहेवियर रख लेगा। कैसे, ये देखिए अपने को जो बोला हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम इसको देखें तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये कैसा हो जाएगा, देखिए प्रेशर वाली टर्म गायब हो जाएगी तो dg बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एस डी टी निकल कर आ जाएगा। उन्होंने आपसे यही पूछा था dg बाई डी टी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो हम बोल सकते हैं डेल जी बाई डेल टी की वैल्यू हमसे पूछी हुई थी। नीचे p लिखा हुआ है मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर आप इसको नीचे मूव कर देते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू एज इक्वल टू माइनस एस के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने को दिया हुआ है, देखिए डीएच जो होता है हम जानते हैं ये डीक्यूपी के बराबर होता है। This is the enthalpy change. Enthalpy change can be considered as heat exchange under constant pressure conditions. अब देखिए डीक्यूपी को हम क्या लिख सकते हैं, एनसीपी के बराबर लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम बोलें कि हम एक ही मोल के लिए बातचीत कर रहे हैं तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा डीएच बाई डी टी नीचे लिया जा सकता है। अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस क्या आ जाएगा, ये सीपी के बराबर आ जाएगा। हम एक मोल के हिसाब से चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वही रिलेशन वापस से यूज किया हुआ है, डीजी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इस बार हमने प्रेशर कांस्टेंट रखने की बजाय टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। अब बताइए टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ये सेकंड वाली टर्म जीरो होकर आ जाएगी। अगर सेकंड टर्म जीरो हो चुकी है तो हम बोलेंगे इस बार क्या बच गया, डीजी बराबर वी डी पी। एंड यहीं से अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो dg बाई dp की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू v। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहीं पे ही du। आप जानते हैं जैसे dh को हम dqp लिख देते हैं वैसे dq को अपन dqv लिख सकते हैं। अगर dqv लिख दिया जाएगा दैट विल बिकम इक्वल टू एनसीवी dt। अगेन एक मोल के हिसाब से बात करें और पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में चीजों को अज्यूम करें तो du बाई dt की जो वैल्यू है वो बेसिकली cv के बराबर निकल कर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे n गायब हो जाएगा और जो टर्म बच जाएगी वो cv बच जाएगी। ये हमारा आखिरी रिलेशन होकर आ जाएगा। हमने चारों रिलेशंस ऑब्टेन कर लिए हैं। अब अप्रोप्रिएटली ऑप्शंस देखे जा सकते हैं तो जो अप्रोप्रिएट मैचिंग आ रही है वो फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर निकल कर आ रही है, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं सवाल की बात करूं तो मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल का सवाल रहेगा। रिलेशंस डायरेक्ट हैं हाँ, लेकिन साइकोलॉजिकली थोड़ा सा भारी लगता है कि कैसे ये सारे रिलेशंस ऑब्टेन होकर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला सवाल जो हमको दिया हुआ है, देखिए आपको चार मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं एंड आपको चारों के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है। ठीक है, यूजुअली इस तरीके के जो कंपैरिजंस होते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ साइड पे है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज मोस्टली क्या होता है जब भी डाइपोल मोमेंट के कंपैरिजन का सवाल आता है ना तो हम ऐसा देखते हैं कि कम से कम एक स्पीशी ऐसा होता है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। देखिए ये तो हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन कम से कम एक स्पीशी का अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए तो हमें समझ में आ जाता है उसका डाइपोल मोमेंट मिनिमम होकर आएगा। तो थोड़े बहुत ऑप्शंस रिजेक्ट करने में हमारे लिए आसानी होकर आ जाती है। इस केस में ऐसा नहीं है। देखिए उन्होंने जो जो भी स्पीशीज दिए हुए हैं ये सारे के सारे स्पीशीज ऐसे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब अगर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है तो यहाँ पे एक स्पेशल बात होकर आती है, पर्टिकुलरली इस मॉलिक्यूल के साथ NF3 क्या रहता है इसके बारे में बातचीत मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ये देख ली NF3 का जो स्ट्रक्चर है ना वो पिरामिडल शेप का रहता है।
इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट आएगा। अब आपको पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो वेक्टर्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होएगा। पर जो लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन होता है डायपोल मोमेंट में, दैट इज एक्चुअली सीन टू बी अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसा देखा जाता है। अब मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है इन तीनों वेक्टर्स को ये वाला वेक्टर कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम देखेंगे इसका डायपोल मोमेंट जो आने वाला है वो कैंसिलेशन के कारण काफी कम आएगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू हैव अ डायपोल मोमेंट ऑफ वेरी लेस वैल्यू। अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं इसका जो डायपोल मोमेंट निकल कर आ रहा होता है दैट इज 0.24 डी बाई। ठीक है, मैं एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डेटा पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे को इस बात का ध्यान है कि ये वेक्टर्स कैंसिल होने लगेंगे, इसीलिए अपना वो ऑप्शन आंसर होना चाहिए जिसके अंदर NF3 आपको मिनिमम दिया हुआ है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं और उसके बाद चीजों को देखेंगे। मिनिमम ऑप्शन NF3 वाला जो है वो सेकंड ऑप्शन हमको दिया हुआ है, दैट इज ये वाला ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से यही वाला ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएटली अपना आंसर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक भी स्पीशीज जीरो वाला नहीं है और सबको कंपेयर करना बहुत मुश्किल काम रहेगा। चलिए एक बार एग्जैक्ट डेटा भी देखते हैं सॉल्यूशन में और देखते हैं कि जो बातें हमने सोची हैं वो ठीक लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। हाँ, मूविंग टू द सॉल्यूशन, देख लीजिए एक बार, आपको ऑर्डर जो दिया हुआ है वो यही ऑर्डर दिया हुआ है। इन्होंने वैल्यूज तो नहीं दी हुई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला वी एक्सपेक्ट NF3 टू बी हैविंग द मिनिमम डायपोल मोमेंट, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही ऑप्शन है जो अप्रोप्रिएट निकल कर आ रहा है, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दो स्टेटमेंट्स आपको लिख के दिए हुए कोरोजन के ऊपर, क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसके ऊपर बेस्ड ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। आपसे पूछा हुआ है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये वाली बात करनी है। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक बार। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ये बिल्कुल ठीक है। आगे ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, प्योर मेटल एनोड की तरह काम कर रहा होता है, इम्प्योर मेटल कैथोड की तरह काम करता है। देखिए ये जो शुरुआती हिस्सा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, ये वाली बात सही है। आगे बोल रहे हैं प्योर मेटल एक्ट्स एज एनोड, ये भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होकर आता है और प्योर मेटल का ही कोरोजन होने वाला है। देखिए यहां तक का हिस्सा तो अप्रोप्रिएट है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो बात इन्होंने बोली हुई है इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज कैथोड, जबकि नॉर्मली अगर हम आयरन की बात करें तो हम देखते हैं आयरन पे ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है वहां रिडक्शन अकर करता है। तो बेसिकली ये वाला हिस्सा जो इन्होंने बोला हुआ है इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज कैथोड, ये एक बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। जब हमने इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज किया था, जब मेमोरी बेस्ड हमने सॉल्यूशंस बनाए थे, जब जेई मेंस की प्रोविजनल आंसर की आई थी, तो वी ऑब्जेक्टेड टू दिस क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने हमारा ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया एंड दे कंसिडर दिस स्टेटमेंट टू बी करेक्ट। उन्होंने तो स्टेटमेंट को सही मान लिया था। ठीक है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहेगी स्टेटमेंट में, पर्टिकुलरली इस लास्ट वाले हिस्से के कारण। ठीक है, चलिए अगले वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं द रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन अल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। ये एक फैक्ट वाली बात है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपने पास सही निकल कर आ रहा है। देखिए इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ भी है, देखिए हम लोगों ने जो आंसर प्रपोज किया था दैट वाज 3, एनटीए ने जो आंसर प्रोविजनल आंसर की में दिया था वो भी 2 था। हम लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट किया, दे केप्ट देयर आंसर एज 2। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने कहा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये तो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ट्रू रहेगा। मुझे आखिरी हिस्से में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। स्टेटमेंट 2 के ऊपर आते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कोरोजन इज मोर फेवरेबल इन एसिडिक मीडियम, जबकि इन्होंने तो बोला था कि मोर फेवरेबल इन बेसिक मीडियम। देखिए स्टेटमेंट जो था, इन्होंने मोर फेवरेबल इन बेसिक मीडियम बोला है, तो बताइए ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत निकल कर आ जाएगा। पहला इन्होंने सही माना है, दूसरा अच्छे से गलत है, तो हम बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। एनटीए ने यही आंसर दिया था, इसी तरीके से चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, इसी के कारण सवाल का जो लेवल है वो अपने को मॉडरेट से टफ कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। जो अगला सवाल है ये आसान सा सवाल है। क्लास 11th मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स का जो टॉपिक है, एज वेल एज क्लास 12th में जो सॉल्यूशंस चैप्टर है, उन दोनों के साथ इसको रिजल्ट रिलेट किया जा सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई है, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, आपको मोलैलिटी निकालनी है।
इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले हम लोगों के पास होते हैं, उसी का यूज करके आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है, पास में भी जेईई मेंस ऐसे कई सारे सवाल पूछ चुका है। चलिए देखते हैं एक बार। ये एक ऐसा डायरेक्ट रिलेशन है जो किसको रिलेट कर रहा है, मोलैरिटी मोलैलिटी को रिलेट कर रहा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी एज इक्वल टू 2.79। उसके कोरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है ये हमारा सही ऑब्टेन होकर आ जाता है। आपने हो सकता है अगर ये रिलेशन नहीं पढ़ा हुआ है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देन यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस रिलेशन, मोलैलिटी इज इक्वल टू, हम ऐसा भी बोलते हैं 1000 इंटू मोलैरिटी, नीचे आ जाता है हमारे पास में 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर आप ये वाली वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास सीधा ही मोलैलिटी की वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाएगी। ये रिलेशन अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो हो सकता है आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ हो, इसके थ्रू वैल्यू को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे इस तरीके के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला सवाल जो इन्होंने दिया हुआ है, अगेन रिडॉक्स रिएक्शंस जो टॉपिक है क्लास 11th का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने बोला हुआ है विच स्पीशीज डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होकर आ रहा हो फ्रॉम अ गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऐसा है तो चलिए एक बार बात करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो स्पीशी है पर्टिकुलरली मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर क्लोरीन ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, दैट इज +7। अब बताइए अगर कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम बोल सकते हैं क्या कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए मैंने आपसे क्या बोला कि वो ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए, रिड्यूस भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहां पे संभव नहीं है क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, इसीलिए हम बोलेंगे यही ऑप्शन ऐसा है जहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन संभव नहीं है। देखिए इसके सॉल्यूशन के अंदर भी यही वाली बात मेंशन करके दी हुई है, क्योंकि क्लोरीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसीलिए ClO4- कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि इन कॉम्प्लेक्सेस को आप क्या कर दें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में अरेंज कर दें। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है CFT हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम देखते हैं इन सब की स्टेबिलिटी किस तरीके से देखी जा सकती है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ बातें अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ध्यान रखेंगे तो ऑर्डर को प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस की इन्होंने बात करी है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे नहीं है जो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट जो है वो मोस्ट कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, यहाँ इन्होंने देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अपन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे फोकस करते हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसी से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए बातचीत करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सब कुछ सेम रह रहा होता है तो इन जनरल अगर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है तो हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी भी ज्यादा निकल कर आ रही होती है। अगर ऐसा है तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि देखिए अपने पास में जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए ये दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे बस कोबाल्ट +2 वाला है, यहाँ कोबाल्ट +3 वाला है। तो हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि कोबाल्ट +3 वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबलाइजेशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कोबाल्ट +2। फर्दर बात करें तो इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो आप यहाँ पे ये वाली बात देख ही सकते हैं कि सबसे मिनिमम लेवल पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स आया हुआ है, बाकी सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं। एंड फर्दर हम देखें तो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लीगेंड जो है दैट इज EN। अगर EN ज्यादा स्ट्रॉन्गर लीगेंड है तो हम बोल सकते हैं उसके कॉम्प्लेक्स में और ज्यादा स्टेबलाइजेशन देखा जाएगा। उस हिसाब से हम जो आंसर दे पाएंगे दैट इज गोइंग टू बी दिस शुड हैव द मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दिस शुड हैव द लीस्ट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन निकल कर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी द करेक्ट वन, यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं।
एक्चुअल में क्या है, इन्होंने जिस तरीके से सीएफएससी का कैलकुलेशन करने की बात करी है ना, ये काम अपने आप में बड़ा लेबोरियस, बड़ा मुश्किल काम रह रहा होता है। मैंने इस क्वेश्चन को स्टेबिलिटी के थ्रू देख लिया, इसीलिए मेरे लिए चीजें थोड़ी सी आसान होकर आ गई। अदरवाइज तो हमको एक एक कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफएससी कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर रिजल्ट निकालना पड़ेगा। उसमें भी अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डेल्टा ओ की वैल्यू अलग अलग निकल कर आएगी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू अलग अलग निकल कर आएगी। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सीएफएससी का कंपैरिजन करना यहाँ पे बहुत लेबोरियस, बहुत मुश्किल काम रहेगा और लॉजिकली प्रेडिक्ट करना और भी मुश्किल होकर आ जाएगा। इसीलिए बेटर इस क्वेश्चन को आप स्टेबिलिटी के थ्रू लिंक कर लें। मैंने यहाँ पे स्टेबिलिटी के थ्रू ही आंसर किया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड ऑप्शन निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एक बार। देखिए यहां इन्होंने बोला हुआ है द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ अ नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट। देखिए नॉन मेटालिक ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। आपको पता है नॉन मेटल ग्रुप 15 के अंदर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है एंड फास्फोरस होता है, यही दोनों नॉन मेटल्स हैं। फर्दर ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनमें वीकेस्ट ई बॉन्ड जिसमें होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको ये वाली बात ध्यान होगी, अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो एन सिंगल बॉन्ड एन में छोटी साइज और लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन एडजेसेंट एटम्स के कारण हम देखते हैं ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कौन सा वाला बॉन्ड, पी सिंगल बॉन्ड, पी वाला बॉन्ड। अब बताइए अगर वीकेस्ट बॉन्ड नाइट्रोजन के केस में प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली नाइट्रोजन की ही कोवेलेंसी बतानी है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो कर सकता है, 3 तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेगा और एक उसके ऊपर लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर का डोनेशन भी कर सकता है। अगर ऐसा है तो हम देखते हैं नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 4, वही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। देखिए थर्ड ऑप्शन में 4 ही लिखा हुआ है, दैट शुड बी द आंसर। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए बॉन्ड एनर्जी वाली बात इन्होंने पहले तो बोल दी है, ठीक है। देन मैक्सिमम पॉसिबल कोवेलेंसी क्या आ जाएगी, 4 निकल कर आ जाएगी। वी हैव सम स्पीशीज लाइक अमोनियम आयन, ऐसे ही मैं बात कर सकता हूं यहाँ पे HNO3 के बारे में, ठीक है। इन सब के अंदर हम देखते हैं जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या शो कर रहा है, 4 के बराबर शो करता है। कई बार दिमाग में 3 ही आता है बिकॉज उसके पास 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इन्वॉल्व करके अपनी कोवेलेंसी को 1 से और बढ़ा सकता है। वही चीज यहाँ पे देखी जा रही। अब देखिए इन्होंने जो जो बातें करी वैसे मोस्ट ऑफ द चीजें केमिकल बॉन्डिंग से लिंक्ड हैं, हाँ, लेकिन इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है बॉन्ड एनर्जी वगैरह का कंपैरिजन, ये एनसीईआरटी में क्लास 12th में पी ब्लॉक वाले चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। 2-3 इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, इसीलिए हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मानना बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या पूछा हुआ है, मोलर सोलिबिलिटी जिरकोनियम फॉस्फेट नाम के कंपाउंड की दी हुई है, उसे केएसपी के साथ रिलेट करने के लिए बोला गया है। देखिए बहुत बार इस कंपाउंड के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्यों, क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रिवीजन जो लोग बच्चे कर रहे हैं आगे के सेशंस के लिए या जेई मेंस के लिए, तो आई कैन से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, केएसपी और एस के बीच का रिलेशन। बहुत आसान लेवल के सवाल होते हैं इसके, यहाँ तो इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया है तो चीजें और आसान होकर आ गई। देखिए क्या किया जा सकता है इसके अंदर, देखते हैं एक बार। देखिए ये रहा अपना कंपाउंड जिरकोनियम फॉस्फेट, Zr3PO4 होल 4 वाला कंपाउंड है। ये इस तरीके से आयंस के अंदर टूटेगा। अब मैं बोल रहा हूं, मान लेते हैं इसकी जो सोलिबिलिटी निकल कर आ रही है, लेट सोलिबिलिटी बी, तो हम बोल सकते हैं S मोल पर लीटर के बराबर आ जाएगी। अगर इसकी सोलिबिलिटी आ गई तो हम यहीं से केएसपी का रिलेशन लिख सकते हैं। आपको पता है केएसपी कैन बी रिटन एज जिरकोनियम आयन की पावर 3 इनटू फॉस्फेट आयन की पावर 4। अगर उसी बात के हिसाब से आंसर निकाला जाए तो हम देखते हैं केएसपी और एस का ऐसा रिलेशन आ जाता है, एस की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि मैंने बोला कॉन्सेप्ट तो बहुत कॉमन है ही, इनफैक्ट इसी कंपाउंड के ऊपर जेई मेंस तकरीबन 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑलमोस्ट सेम तरीके के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे होते हैं। इजी क्वेश्चन इजी कैटेगरी के अंदर आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिस्ट्री, क्लास 11 चैप्टर। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए इस सवाल के अंदर भी इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए हुए और हमको उसके बारे में बातचीत करनी है। व्हाट दे आर सेइंग इज, पहले तो ये बोल रहे हैं अ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर अ 2px से 2py वाला ट्रांजिशन। देखिए ये वाली बात थोड़ी सी अजीब लगती है। व्हाई? बिकॉज नॉर्मली एक स्पेक्ट्रल लाइन तब एमिट होकर आती है जब
एक फोटोन एमिट होकर आए एंड फोटोन शुड हैव द एनर्जी डिफरेंस हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वॉल्व एनर्जी लेवल्स। अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स में कुछ एनर्जी डिफरेंस होगा और ये हायर एनर्जी का ऑर्बिटल हुआ, ये लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल हुआ, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर का फोटोन एमिट होकर आएगा। नो प्रॉब्लम ये कि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से कोई फोटोन प्रोड्यूस नहीं होकर आता, बिकॉज दोनों में कोई एनर्जी डिफरेंस ही नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल पाएंगे, यहां पे पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, नो स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व। सेकंड में इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि 2px 2py आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स रहेंगे, ये वाली बात बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही निकल कर आ रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फर्स्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री, उससे इसको रिलेट किया जा सकता है। जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए यहां पे कह रहे हैं कोई स्पेक्ट्रल लाइन एमिट नहीं होकर आएगी बिकॉज इन्वॉल्व ऑर्बिटल्स आर एट सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर चल रहे हैं। देखिए ग्राफ व्राफ देख के कई बार ऐसा लगता है थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए एक बार देखते हैं क्या बातें करी गई हैं। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट थोड़े हायर एनर्जी लेवल पे हैं। हमको क्या क्या बातें करनी है, देखिए पहली चीज तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताना है और ये बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा है, एनर्जी लेवल ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम होता है, तो एक तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात तो हो गई, कम आने वाला है। एक्टिवेशन एनर्जी, आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सप्लाई करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी लेवल तक पहुंच सकें। अब बताइए यहां पे हमको पता है ये जो लेवल रहता है दैट इज द लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हमें हमारे रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी देनी है कि वो यहां तक पहुंच जाए। अब आप लेवल्स देख ही सकते हैं, मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कि इस लेवल से E1 प्लस E2 के बराबर की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके हम ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाएंगे। तो बताइए व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। हम बोल सकते हैं E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल। देखिए इन्होंने लिखा हुआ भी है पहला ही ऑप्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, और आगे ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट। तो हम बोल सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट कैसा आ रहा है, सही स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, पहला ही ऑप्शन अपना आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर भी इन्होंने यही वाली बात मेंशन करी हुई है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखिए फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है पहली चीज तो आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स व्हिच इज और आर लो स्पिन। अब देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर दो या दो से ज्यादा वैरायटी के लिगेंड्स प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक। अगर सारे लिगेंड्स सेम वैरायटी के हैं देन वी कॉल इट क्या, होमोलेप्टिक। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो हेटेरोलेप्टिक होकर आ जाएगा क्योंकि दो वैरायटी के लिगेंड प्रेजेंट है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो बाकी सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, होमोलेप्टिक ही हैं, बिकॉज दे आर हैविंग लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलना है, देखिए अपने को लो स्पिन के बारे में बात करनी है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, जहां पे हमको पता है पेयरिंग होकर आ चुकी होगी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई होगी। अब देखिए पेयरिंग कहां कहां होने वाली है, तो हम ये वाली बात देख सकते हैं। देखिए एक तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग होकर आ जाएगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं यहां भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इस केस में भी पेयरिंग होकर आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बातचीत करें यहां पे, तो इन दोनों ही केसेस में लिगेंड वीक है, यहां पे पेयरिंग नहीं होकर आएगी। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज सी एंड डी वाले कॉम्प्लेक्सेस, इन्हीं दोनों में पेयरिंग होगी जिसके कारण कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होकर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी और डी कॉम्प्लेक्सेस को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। सेकंड वाला ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए इन्होंने दोनों कॉम्प्लेक्सेस के बारे में यहाँ पे बातचीत करी हुई है। ये इन्होंने एक ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जो होमोलेप्टिक वाला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होकर आ जाएगी, इस तरीके की बात यहाँ पे मेंशन करी हुई।
मैंने दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस बता दिए, इसमें और इसमें दोनों ही केसेस में पेयरिंग होकर आने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ओके इस क्वेश्चन के अंदर देखिए इन्होंने पीरियोडिक टेबल से ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए क्या बोला हुआ है, एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स। अब देखिए खास बात यह है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होते हैं वो तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। और आपको पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर तो बेसिक होता है, ये तो बहुत ज्यादा मेटालिक नेचर के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब इनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक। इन्होंने कहा ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, तो बताइए पहला स्टेटमेंट तो कैसा होकर आ गया, गलत होकर आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव करते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन क्या, वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ अ रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये इन्होंने सही बात बोली हुई है। देखिए एक्सट्रीम राइट पे आपको कौन मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे। आपको पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो हम बोल सकते हैं पानी मिलाने पे वो क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। चलिए एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, Cl2O7। आपको पता है क्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में रिलेटिवली राइट साइड की तरफ लाए करता है। हम इसके अंदर अगर पानी ऐड कर देते हैं तो हम देखते हैं क्या बन जाता है, एसिड बनकर आ जाता है HClO4। इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही निकल कर आ रहा है। पहला गलत, दूसरा सही। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन जो है वो सही निकल कर आ रहा है। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, पीरियोडिक टेबल चैप्टर से इसको लिंक किया जा सकता है। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो एलिमेंट्स के होते हैं उससे ऑक्साइड्स के नेचर पे कमेंट कर सकते हैं, एंड देन वी कुड आंसर द क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली। लेफ्ट साइड पे मेटल्स तो दे विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, राइट साइड पे नॉन मेटल्स तो दे प्रेफर फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड्स, जिसमें पानी मिलाने पे क्या होएगा, एसिड मिलकर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर मूव करेंगे। देखिए इस बार सवाल के अंदर फिर से कंसंट्रेशन टर्म्स का सवाल है। मोल कंसेप्ट क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री या सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री के साथ इसको रिलेट किया जा सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये एक NaOH का सॉल्यूशन है, इसमें अपन ने दूसरा NaOH का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया है। हमसे ये पूछ रहे हैं फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या आएगी। आपको पता है दोनों ही सॉल्यूशंस NaOH के हैं, इसलिए आपस में कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं होएगा। सिंपल सा हम यहाँ पे मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या रिलेशन आने वाला है। हम मिक्सिंग के अंदर बच्चों को कई बार ये वाला रिलेशन बोलते हैं। देखिए डाइल्यूशन तो नहीं बोलना चाहिए, इसको बेटर है क्या बोलना चाहिए, मिक्सिंग का फॉर्मूला बोलना चाहिए। मिक्सिंग के फॉर्मूले के अंदर क्या बोला जाता है, M1V1 प्लस M2V2 बराबर M फाइनल V फाइनल। यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो you'll get the correct आंसर। जो आंसर हमारे पास निकल कर आ रहा है दैट इज 57.1। राउंड ऑफ करके आंसर को रिपोर्ट करेंगे तो आंसर 57 के बराबर ऑब्टेन हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करने वाले हैं। वैसे इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लग कर आ रहा है। कई बच्चों को अच्छे से नींद में भी ये वाला फॉर्मूला याद होता है कि मिक्सिंग पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। यहां पे आपको 3 रिएक्शंस का डेल्टा H0 का डेटा दिया हुआ है। आपसे ये कह रहे हैं क्या कर दें, इस कंपाउंड का डेल्टा HF0 का डेटा निकाल दें। ठीक है, अब देखिए एक बार बातचीत करके देखते हैं, सुनना ध्यान से। देखिए आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, किसी भी रिएक्शन का अगर आपको डेल्टा H लिखना है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। वही काम मैं यहां पे करूंगा फर्स्ट रिएक्शन के लिए। मुझे ये बताइए फर्स्ट रिएक्शन की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, डेल्टा H0 1 के बराबर दी हुई है। मैंने कहा इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हैं। मतलब इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस डेल्टा HF0 ऑफ CO2 प्लस साथ में जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 3 टाइम्स डेल्टा HF0 ऑफ H2O। ये हो गया रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, माइनस आगे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगा क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। आगे जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज डेल्टा HF0 ऑफ C2H6। मैंने ये रिलेशन क्यों लिखा, बिकॉज आपको पता चल रहा है आपको यही वाली वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब देखिए डेल्टा H0 1 तो हमको पता है, अगर ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे प्रॉपर्ली पुट कर दें तो हमारा आंसर ऑब्टेन होकर आ जाएगा।
देखिए यहां इन्होंने क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं एक बार। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। आपको पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का क्या मतलब होएगा? 1 मोल CO2 बनना चाहिए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, बनना चाहिए, एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। क्या इस रिएक्शन में ऐसा ही कुछ होकर आ रहा है? हाँ, इसका मतलब हम CO2 की जगह कौन सा डेटा पुट कर सकते हैं? डेल्टा H02 का डेटा पुट कर सकते हैं। ऐसे ही हम पानी के लिए कौन सा डेटा पुट कर सकते हैं? आप देख लीजिए यहाँ पे डेल्टा H03 के बराबर का डेटा पुट कर सकते हैं। अब ये दोनों ही डेटा अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो जो अननोन वैल्यू है वो इजीली ऑब्टेन होकर आ जाएगी। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि कई सारे डेटा दिए हुए हैं। रिएक्शंस देने के कारण बच्चा कई बार डर जाता है, पर बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन थर्मोकेमिस्ट्री, क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करने पे देखिए हमारे पास जो आंसर है वो 95 के बराबर आ रहा है। कैलकुलेशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, वैल्यू सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू कैन गेट द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, देखिए एलिमेंट दिया हुआ है नायोबियम, दूसरा दिया हुआ है रुथेनियम। आपसे पूछा हुआ है इनके पास में एक्स और वाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें? 4d वाले ऑर्बिटल्स में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काफी कम क्वेश्चंस जेईई मेंस ने ऐसे पूछे हैं जो डी ब्लॉक के ऊपर बेस्ड रहे हों। मोस्टली जो क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं वो एफ ब्लॉक के ऊपर पूछते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने डी ब्लॉक के या इनफैक्ट 4D सीरीज के एलिमेंट्स लिए हुए हैं और उनके अंदर बातचीत करी है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उन दोनों को बता दें और उसका सम करके रिपोर्ट कर दें। अब देखिए आपको पता है 3D सीरीज में तो दो ही एक्सेप्शंस हमको मिल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको 4D सीरीज के अंदर काफी सारे एक्सेप्शंस दिखेंगे। इनफैक्ट आपको ये दिख भी रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन देख के कि ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं ये एक्सेप्शनल केसेस वाले कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अपने को पता है कि इनफैक्ट आपको याद आ रहा है जनरली 4s1 वाली कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम कॉपर के लिए आती थी, जबकि यहाँ पे आप देखिए इस केस में भी 5s1 आ गया है और एक इलेक्ट्रॉन 5s का कहां मूव कर चुका होगा? 4D के अंदर। ऐसे ही आप यहां पे भी देख सकते हैं ये भी 5s1 कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए और एक इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर चुका है? 4D के अंदर। ठीक है, ये दोनों ही एलिमेंट्स एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। अगर हमको डी इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे सम निकालना है तो हम देख सकते हैं 4 यहाँ 7 यहाँ, दोनों को ऐड कर देंगे तो 11 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वी रिकमेंड कि बच्चों को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारों की ही याद कर लेनी चाहिए। खाली 3D सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन याद करने से काम नहीं चलने वाला है। मेंस ने ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज लैंथेनॉइड्स ज्यादा एंड एक्टिनॉइड्स थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, डी ब्लॉक क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था। इस टाइप का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको हो सकता है पीरियोडिक टेबल के अंदर ही पढ़ लिया हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए आपसे बोला हुआ है निकल 2+ आयन ने कॉम्प्लेक्स बनाया है किसके साथ में? DMG डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ में। आपसे पूछ रहे हैं इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। देखिए जो कॉम्प्लेक्स बनकर आ रहा होता है बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है, NiDMG होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट बन जाता है। दिस इज अ रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट। इस तरीके का कुछ डायग्राम ऑब्टेन होकर आ रहा होता है, भयानक सा स्ट्रक्चर है। अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो देखिए उन्होंने हाइड्रोजन एटम की संख्या पूछी हुई है। आपको दिख रहा होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। एक ये निकल कर आ रहा है हमारे पास में। 12 एंड 2 14 इज गोइंग टू बी द नंबर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स आ गए हैं? 14 हाइड्रोजन एटम्स आ गए हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड स्ट्रक्चर भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, लैब मैनुअल के अंदर भी इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वहां से भी चीजों को रिलेट किया जा सकता है। वैसे इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी होती है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, वो भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। दिस कॉम्प्लेक्स हैज DsP2 हाइब्रिडाइज्ड निकल। कॉम्प्लेक्स की जो शेप है वो आ जाती है स्क्वायर प्लेनर। नेचर जो हमारे पास आ जाता है दैट इज डायमैग्नेटिक। और साथ में हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, देखिए जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, वास्तव में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी कॉम्प्लेक्स में आपको क्या भी देखने को मिल रहा है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है। तो यू कैन सी विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारे का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। होप यू कैन क्लियर योर डाउट्स फ्रॉम दी सॉल्यूशंस। थैंक यू।